इसके बाद जैसे जैसे हम थर्ड ट्राइमेस्टर पे जाते हैं, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है जब से डायग्नोज हुआ तब से 12 वीक्स, 12 वीक्स टू 28 वीक्स, विच मीन्स थर्ड टू सिक्स्थ मंथ को हम कहते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर, और जो 7th, 8th एंड 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होता है उसको हम कहते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर, जो 28 वीक्स होता है। अब 28 वीक्स ऑनवर्ड्स फिर से बेसिक प्रिकॉशंस और ज्यादा प्रेगनेंसी की तरफ ध्यान देना हमें शुरू करना होता है, क्योंकि जैसे ही प्रेगनेंसी 28 वीक्स के बियॉन्ड आ जाती है, मेडिकली एक तो हमारे माइंड में होता है कि अब हमारी नर्सरीज भी आजकल बहुत वेल इक्विप्ड हैं। अगर हमें लगता है कि बेबी अंदर ठीक ग्रो नहीं कर रहा है, तो कभी कभी अर्ली डिलीवरी का भी ऑप्शन होता है। तो अब हमारे को एज डॉक्टर्स भी हाई विजिल पे रहना होता है कि अगर हमें लगता है कुछ भी प्रेगनेंसी में अंदर कॉम्प्लिकेशन हो रही हो, तो हमें अर्ली डिलीवरी तो नहीं प्लान करनी। दूसरा, दिस इज द एग्जैक्ट टाइम जब जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, जेस्टेशनल डायबिटीज डेवलप होता है। तो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करना, ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करना, जरूरत है तो ग्रोथ मॉनिटरिंग करना, बेबी का ग्रोथ ठीक है कि नहीं, बच्चे के अराउंड पानी जिसको हम AFI कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड एडिक्वेट है कि नहीं, और बेबी का ग्रोथ ठीक हो रहा है कि नहीं, एट द मदर्स एंड बेबी का मूवमेंट ठीक चल रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें थर्ड ट्राइमेस्टर में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगेन क्योंकि प्री टर्म लेबर का किसी किसी को रिस्क हो सकता है, तो हम कहते हैं बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल अगेन अब थर्ड ट्राइमेस्टर में अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको अपने यहाँ पे कहीं और जाना है एंड यू वांट टू प्लान डिलीवरी, देन आवर यूजुअल डिक्टम इज कि प्लीज 24 टू 28 वीक्स तक आपको उस जगह पे पहुंच जाना चाहिए। Until unless it's really not avoidable, 28 to 36 weeks बहुत ज़्यादा travel again advisable नहीं होता है। Of course, going on with the second trimester, हम कहते हैं हमारे को डाइट पर भी फुल ऑन फोकस करना है, क्योंकि बेबी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स और भी बढ़ रही हैं। तो आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, पूरा एक डाइट चार्ट, उसके ऊपर हमारे को फोकस तो करना ही है। आई एम रिपीटिंग, अगर शुगर के कुछ टेंडेंसीज हैं तो हमें कार्ब्स, फैट्स कम तो नहीं करने, ये सब एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा, एज अ मदर हमारे को फीटल मूवमेंट्स कम परसीव हो रही हैं, या कुछ ब्लीडिंग हो रही है, कुछ भी लीकिंग, वाटर डिस्चार्ज टाइप लग रहा है, तो तुरंत ये टाइम है जब हमें डॉक्टर को जाके बताना है। बिकॉज एज आई सेड, द डिक्टम इज दैट 30-32 वीक्स तक तो द बेबी इज मेच्योर। अगर जरूरत पड़े तो वी कैन प्लान अ डिलीवरी। सो 32 to 40 वीक्स की जर्नी में वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, बिकॉज हम कहते हैं अगर कोई भी परेशानी, दिक्कत लग रही है, कभी कभी लिवर एंजाइम्स डिरेंज होने का रिस्क होता है, तो ये सारी चीजों के लिए भी एक्चुअली अगेन दिस इज द टाइम हमें ज्यादा केयरफुल होना है। 99% प्रेगनेंसी सब स्मूथली चलती हैं। नॉर्मल लेबर पेन्स शुरू होते हैं तो स्टार्ट करते हैं। अगर इंडक्शन या कुछ अर्ली टर्मिनेशन का डिसीजन लेना है, तो दिस इज ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द 8th मंथ ऑनवर्ड्स, कि प्रेगनेंसी पे हमें एक थोड़ा सा और मॉनिटरिंग हमें बढ़ाना होता है। एंड अगेन रिपीटिंग, लाइक आई सेड इन द सेकंड ट्राइमेस्टर, यूजुअली यहाँ पे IUI IVF का कोई रोल नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट दीज प्रेगनेंसीज मे बी मोर प्रेशियस, बट द मैनेजमेंट इज टिपिकली द सेम। तो अगर हम ये बेसिक चीजों का ध्यान रखते हैं और हमारा 5th मंथ का स्कैन, एनॉमली स्कैन भी ठीक आ गया है, टिपिकली एक ग्रोथ स्कैन किया जाता है जो 30-32 वीक्स पे किया जाता है, अगर वो भी सब ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हर पेशेंट का मैनेजमेंट डिफरेंट होता है। कोई लो रिस्क कैटेगरी है तो उस हिसाब से उसका मॉनिटरिंग होता है, कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो उसका हो सकता है एवरी वीक या ट्वाइस, वंस इन अ फोर्टनाइट भी स्कैन, अल्ट्रासाउंड हो, चेकअप हो। तो ये सारी चीजें आपको अपने डॉक्टर से कंफर्म करके अकॉर्डिंगली आगे चलना होता है। इंपॉर्टेंटली, एक बार जैसे डिलीवरी की प्लानिंग हो, फिर हमारे को उस तरफ में अपना प्लानिंग करके, बट मोर इम्पोर्टेंटली मॉनिटरिंग एक थर्ड ट्राइमेस्टर में अच्छे से करना होता है। So I wish you all the very best, and I hope you soon have your lovely baby in your arms, and we would like to see a picture soon. So if you have any other questions, please feel free to either write to me or put it in the comment box. Thank you. So I'll now take some questions which have been put up by our viewers, and I'll try and answer them. So Ketan Patel is saying, is a full-time embryologist necessary in an IVF clinic? Should we go to an IVF clinic who has a visiting embryologist? So Mr. Ketan, see, I think batch IVF is something that हमें avoid करना चाहिए, depending on our resources and हम कहाँ पे है। अगर कोई एम्ब्रियोलॉजिस्ट विजिटिंग भी है, बट एक कंटिन्यूस IVF साइकिल्स चल रही है, तो आई थिंक उसमें कॉम्प्रोमाइज एंड सक्सेस रेट्स कम होते हैं। फुल टाइम एम्ब्रियोलॉजिस्ट इज ऑलवेज डिजायरेबल। शहजादी गुलफशान कह रही हैं कि मैम इसका खर्चा कितना आता है, इसमें ट्विन बॉयज़ हो सकते हैं कि नहीं। तो शहजादी देखिए, ट्विंस का चांस IUI IVF ट्रीटमेंट में बढ़ जाता है, IVF में अराउंड 20-25% हो जाता है। बॉय गर्ल किसी के हाथ में नहीं होता है, तो इट इज़ ऑल ऑन गॉड्स लक। एंड खर्चे की जहाँ तक बात है, एक IUI का प्रोसीजर टिपिकली 10-15 हज़ार का प्रोसीजर होता है, IVF का 1.5 से 2 लाख तक का यूजुअल खर्चा आता है। तो सोमनाथ कह रहे हैं कि एम्ब्रियो मिस्टेक हो जाए तो
तो सोमनाथ जी, अगर आप ये बात कर रहे हैं कि मतलब गलती से ट्रांसफर हो जाए, तो यूजुअली द विटनेसिंग इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन ऑल द लैब्स until unless it's a very huge human negligent error, ये सब नहीं होता है. So I think we should have that confidence in our center and lab. एक साथ ब्लास्टोसिस्ट, सेपरेट क्रायो सब रखना दिक्कत होते होंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. ये सब बहुत ही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो मेरे हिसाब से इन सब चीज़ों को लेके आप वरिड ना हो, थोड़ा सा अपने सेंटर डॉक्टर पे कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ें. चार्मिंग डेविल कह रहे हैं कि मैंने मजबूरी में अपना फैमिली प्लानिंग करवा लिया है, बट अब मैं कैसे प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ. सो चार्मिंग डेविल जी, देखिए, आप या तो ट्यूबोप्लास्टी करके लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से या ओपन से ट्यूब्स को ओपन करा सकते हैं, या आज की डेट एंड एरा में टिपिकली हम IVF के लिए सजेस्ट करते हैं कि ट्यूब्स को बाईपास करके आप डेफिनेटली कंसीव कर सकते हैं. Kaushik Ghosh is saying lower right quadrant mild pain is there in 8 weeks pregnancy, is it normal? So Kaushik, अगर ये डेफिनेटली यूट्राइन प्रेगनेंसी है, क्योंकि साइड्स में पेन सबसे पहले तो एक टॉपिक का डर रखता है. तो अगर आपका अल्ट्रासाउंड हो रखा है और यूट्रस में ही है, एक टॉपिक या ट्यूब में बाहर प्रेगनेंसी नहीं है, तो टिपिकली थोड़ा बहुत पेन नॉर्मल साइन ऑफ प्रेगनेंसी होता है. तो आप घबराइए नहीं. ठीक है, थैंक यू. आपके भी कोई भी क्वेश्चंस हो, प्लीज लेट अस नो. थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग.